हफीज़, आपने शुरुआत की, फ़खर जमान थैंकफुली नज़र आए बैटिंग करते हुए एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, बिकॉज दैट वाज आल्सो वन थिंग दैट वी कुडंट रियली अंडरस्टैंड कि वो कहाँ हैं वर्ल्ड कप में, और अगर वो हैं भी तो वो कभी 5 पे हैं, कभी 6 पे हैं। जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी ओपनिंग, वो उनको नहीं दी गई, आज उनको दी गई, अच्छा खेले। उसके बाद क्या हुआ? मेरा ख्याल है उसने जवाब दे दिया तमाम लोगों को कि फखर अभी भी वही फखर है जहां पे उसने शुरू की थी अपनी क्रिकेट। जो 2017 का फखर था वो आज भी वही फखर है। हमें डाउट है, हमारी मैनेजमेंट उसको जज नहीं कर पा रही, हमारी मैनेजमेंट उसके स्किल्स को नहीं समझ पा रही। फखर ने जो आज इनिंग्स खेली है, मैं समझता हूँ कि मैंने भी इतनी देर क्रिकेट खेली है। जब आप इतनी देर बाहर बैठते हैं आपको एक किस्म का डिस्करेज किया जाता है और आपसे पहले दूसरों को ऑप्शन मिलती है। आपने इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की, उसके बावजूद जब वो वापस आया तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपना 30, 40, 50 करूं। उसने टीम के लिए खेला। उसका जो इंटेंट था, उसके जो खेलने का तरीका है, हमें इस तरह के सेल्फलेस कैरेक्टर्स चाहिए। जब तक हम ऐसे सेल्फलेस कैरेक्टर्स, इंपैक्टफुल प्लेयर्स को प्रमोट नहीं करेंगे, हम लोग नाकाम ही रहेंगे। क्योंकि ये वो कैरेक्टर है जो मुझे चाहिए पाकिस्तान टीम को, हम सबको चाहिए कि जो जाए और जाके वो करे जो पाकिस्तान टीम को चाहिए। वो ये ना सोचे कि मेरा ये शायद आखिरी मैच हो। He could even think like this कि ये हो सकता है मेरी लाइफ का आखिरी मैच हो। बट ही वेंट आउट देयर, ही वेंट फॉर अ कॉज। कॉज क्या है कि यार अगर मैं एज ए ओपनर जाऊंगा तो मैं अटैक करके स्कोर करता हूँ। दिस इज व्हाट फखर इज ऑल अबाउट। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को हमें प्रमोट करना, और आई एम सो हैप्पी कि उसने उन तमाम प्लानिंग्स वालों को अपनी इनिंग्स से एक्सपोज किया कि आप लोगों ने मेरे स्किल्स पे चैलेंज किया, अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अब जवाब दो इन चीज़ों का। और इसका जवाब देना पड़ेगा लोगों को कि फखर कहाँ था इस पूरे वर्ल्ड कप में। इसमें जो रिसर्च है ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। जो ड्रॉप हो या जिसको बाहर बिठाया हो, जब वो आता है तो उसको 3-4 मैच लगते हैं अपने पुरानी फॉर्म में आने के लिए। हफीज़ ने जो बात की कि उसने बताया आज कि बाहर भी बिठाया हुआ था, बट उसने पहले ही मैच में इम्पैक्टफुल नॉक किया। रिसर्च की भी धज्जियाँ उखाड़ के रख दी उसने कि आप करते रहो रिसर्च, मैं आया हूँ और मुझे पाकिस्तान के लिए करना है। हमारा ये पूरा पैनल आई थिंक डे 1 से फ़खर का नाम बीच में रखे हुए था कि इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, नसीम शाह को होना चाहिए। तो देख लें, वही जो मेरे से पहला सवाल किया गया था सिलेक्शन का, जब तक आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं होगी आपके अगले सारे प्लान ज़ीरो। सिलेक्शन ठीक है, फिर आपके अगले प्लान बनते हैं। मैं टोटली एग्री करता हूँ। आप लोगों ने सब ने बातें की, लेकिन साथ में कहूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल 4 ऑफ यू, हमने ये बातें भी की कि प्लेयर को बैक करना चाहिए। कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हो उसको खिलाएं, उसको चांस दें, करें। हम रबादा और बटलर का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, वो टीम है जो जीत रही है। जब एज अ टीम आप हार रहे हो तो आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद कड़वा घूंटो। बिकॉज व्हेन यू सी द राइटिंग ऑन द वॉल कि एक सर्टन प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है तो आपके पास टाइम बहुत कम है टर्न अराउंड एक मैच से दूसरे मैच में। डू यू फील अब फ़खर हो, अबरार हो, नसीम हो, ये हाथ मल रहे होंगे कि मुझे चांस दो, मैं कुछ करूं। अगर उनसे कुछ हो नहीं रहा तो यू डोंट लूज एनीथिंग। हो सकता है मैं भी फेल हो जाऊं। देखो इसके अंदर होता ये है कि जब आपका मेगा इवेंट आता है ना तो आप उसकी प्रेपरेशन बहुत पहले करते हैं, और जब जाते हैं, जब मेगा इवेंट होते हैं उसमें फिर आप डिसाइड कर लेते हैं कि यार हमें क्या रेपुटेशन वाले प्लेयर्स के साथ जाना है या अब हमने आगे अगले मेगा इवेंट को कैसे टारगेट करना है। तो वो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं जब आप मेगा इवेंट में आते हैं। जैसे अब बटलर है, उनकी टीम जो है वो बहुत ऊपर नीचे परफॉर्मेंस दे रही है, पैची चल रही है, बट वो फिर भी उसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं। तो आई थिंक आप जब भी मेगा इवेंट में जाते हैं आपको बड़े प्लेयर्स के साथ जाना ही जाना है, बट ओबियसली जब जाते हैं तो आप उनको वेल प्रिपेयर्ड करते हैं, आप उसको वेल प्रिपेयर्ड करके लेके जाते हैं। ठीक है, ये वर आर प्लेयर्स वेल प्रिपेयर्ड? रेपुटेशन की बात हो रही है पाकिस्तान के, हाँ, जो हमारी रेपुटेशन वाली प्लेयर्स है ना, रेपुटेशन किसकी है? रेपुटेशन शाहीन की है, रेपुटेशन शादाब की है, रेपुटेशन बाबर की है, नवाज की है। आई मीन आई एम जस्ट नेमिंग देम बिकॉज दीज आर ऑल प्लेयर्स जो पिछले 10 साल से शायद हमारे सर्किट में हैं। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि जो इस पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर्स को भी एक्सपोज किया कि वो कहाँ खड़े हैं, उनके स्किल्स कहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो बाबर इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बहुत शानदार प्लेयर है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेज है, लेकिन क्या वो इस T20 क्रिकेट जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें वो इवॉल्व हुआ है? नंबर 1 नहीं हुआ तो वो 4 पे कैसे खेल सकता है जहां पे वो सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट था। तो ये उसने खुद देखना है कि बाबर ने कहाँ जाना है। इसी तरह अगर हम बात करें शादाब और नवाज की, if they cannot bowl because they are bowling all rounder, if they cannot bowl 4 overs in this format, हमें उनकी बैटिंग नहीं चाहिए। मैं बार बार कह चुका हूँ। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने इन प्लेयर्स को किस वजह से खिलाना है। फहीम अगर खेल रहा है तो वो फास्ट बॉलिंग ऑल राउंडर है,
अगर वो बॉलिंग नहीं करेगा तो मुझे उसकी बैटिंग का क्या करना है नंबर 8 के ऊपर। सो हमने खुद अपने स्टैंडर्ड सेट किए जो गलत थे, हमने उसको रिविजिट करना है कि हमारे ऑलराउंडर्स कौन से होंगे। बैटिंग ऑलराउंडर है तो उसका पहला काम बैटिंग है, बॉलिंग ऑलराउंडर है तो उसका पहला काम बॉलिंग है, फिर वो बैटिंग कर दे बिल्कुल ठीक है, फिर वो बैट्समैन के तौर पर बॉलिंग कर दे बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्राइमरी जॉब पूरी करनी पड़ेगी। इसी तरह बॉलिंग की अगर आप बात करें, शाहीन डिटीरिएट हो रहा है, इसमें उसको देखना है कि वो कहाँ खड़ा है, उसकी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेज या उसके हमेशा से पिछले 5 साल के स्टैट्स निकाल के देख लें। इन दिस फॉर्मेट वो आखिरी 2 ओवर में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे, नया बॉल से फिर भी वो अच्छी बॉल कर रहे हैं, आखिरी 2 ओवर अच्छे नहीं कर पा रहे, ही हैज टू इंप्रूव। तो प्लेयर्स तो यही है ना जो हमारे पास मौजूद हैं, अगर ये इवॉल्व नहीं हो रहे, ब्रिंग न्यू प्लेयर्स। दे आर लॉट इन दैट डोमेस्टिक क्रिकेट। मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, सॉरी मैंने देखी है, मैंने सारे लोगों को ऑपरेट करते हुए देखा है। दे आर लॉट ऑफ गुड क्रिकेटर्स वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, लेकिन हमें देखना ये है कि क्या हम उनको ला के एक लॉन्गर रन देंगे उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको 1-1, 2-2 मैचेस के बाद, जैसे जनरेशनल टैलेंट की शोएब भाई बात करते हैं, हसन नवाज को लेके आए, 2 या 3 मैच या 4 मैच वो फेल हो गया, हमने बाहर निकाल दिया। तो हमने देखना है कि क्या हम इस तरह के माइंडसेट के लिए रेडी हैं कि हम इनकी रिप्लेसमेंट पे जो प्लेयर लेके आए हम उनको फुल गो दें। ये जो फीस की बातें हैं ये बहुत लॉजिकल है, बट मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जब आप मेगा इवेंट में जाते हैं ना, आप वेल प्रिपेयर्ड जाते हैं, उनको चांस देते हैं, जब नहीं आता तो फिर आप कहते हैं हाँ बस ठीक है हो गया, आपको जिम्मेदारी दी थी, अब आप फिर आगे जो दूसरे नया टैलेंट है, नया पोटेंशियल है, आप उसको तैयार करते हैं ताकि आगे जाया जाए। नए टैलेंट तैयार कर रहे थे, इरफान नियाजी थे, अब्दुल समद थे, आसिफ थोड़े पहले से थे जो इनके प्लान्स में थे, बट वो सडनली कहीं ड्रॉप हो गए। वही ना, वो हसन नवाज पीछे जो को- हसन नवाज थे। हसन नवाज को आपने डेवलप ही नहीं किया। पीछे जो कनेक्टिविटी चल रही थी ना कोचेस की, स्पोर्ट्स स्टाफ की, सिलेक्शन कमेटी की, वो उनको भी पता ही नहीं चल रहा था। एक और प्रॉब्लम ये है कि जब कोई मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ आप रखते हैं, वो आगे सारी रिपोर्ट्स आगे जाके देते हैं, हर प्लेयर्स प्रोफाइल आगे जाती है और वो आगे जाके उसको स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि पिछली लर्निंग क्या थी, उसको साथ में अटैच करते हैं और फिर उसके आगे जाके वो फैसले करते हैं। बट जो हाफिज़ जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल पावरफुल बातें हैं, ये इसी तरह ही होता है और इसी तरह ही करना चाहिए। ठीक है शोएब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, है तो बैटर की बात, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट ये जानना चाह रहा हूँ। एक टीम डाउन एंड आउट है, हार रही है, लेकिन एक लड़का है जो लगा हुआ है अकेले, चाहे ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर कुछ भी हो, वी डोंट नो अबाउट इट, बट ऑफ कोर्स जब हार होती है तो पीपल आर डाउन एंड आउट, बट वो लगता है कि वो अकेला ही निकल पड़ता है एंड ही परफॉर्म्स। और ये नहीं है कि यहाँ ही सिर्फ कर रहा है, वो डोमेस्टिक से करता आ रहा है और आज भी फरहान ने जो है वो स्कोर करके दिखाया। हाँ बिल्कुल, और उसने की हैं 3 सेंचुरीज की थी उससे पहले, याद है आपको 2-3 महीने पहले। तो वो तो अपॉर्चुनिटी है, एज अपॉर्चुनिटी ले रहा है यार, पता नहीं मुझे शायद मौका मिले ना मिले, लेकिन जब उसने मौका मिला है इस वर्ल्ड कप में और सारे प्लेयर्स को पीछे छोड़ गया, आज विराट कोहली को भी पीछे छोड़ गया, वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर कर गया और इतनी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल गया है। बस मुझे ये था कि यार काश इसके जो तेज 20 रन थे आखिरी वो कर जाता तो हमें पूरा ही निकाल जाता। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टाइम व्हाट ही इज डन। और सारी टोटल जो मैं देखा इसकी सिर्फ इंटेंट है, जान है और माइंड क्लियर है। हाँ जी, मैं कह रहा था आखिरी 20 की डिपेंडेंसी भी उसी से है, क्योंकि नीचे उसी से ही है। हाँ वही था। और एक आपने तड़का लगाया फखर जमान का, उसी से आपकी टोन सेट हुई सारी, अदरवाइज तो बाकी तो स्टैट्स आपके सेम है। ठीक है, स्टैट आपके सेम है, सिर्फ आपने ओपनर 2 ठीक किए। पिछले 5 साल से आपने फखर जमान को क्यों बार बिठाया? सिंपल आंसर यार, आस्किंग आई एम आस्किंग यू, क्यों बार बिठाया उसको? देखिए मेरे ख्याल से इसमें आपको आंसर मिल गया। शेख भाई जो कह रहे हैं ना कि इसने इस वर्ल्ड कप में 200 किए, इससे पहले जिसका कम बैक हुआ 300-400 किए, 500 इसने रिकॉर्ड बनाया। तो इट्स मीन्स कि ये सिर्फ ये नहीं कि T20 में ये एक PSL में खेला है उसके बाद ये इसको खिलाया इंटरनेशनल, नहीं, इसके पीछे इसका सारा डोमेस्टिक पूरा डोमेस्टिक है और उसको पता है कि किस तरह स्कोर करना है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले लंबा स्कोर किस तरह करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें वो हंगर है, वो ये कभी रिलैक्स नहीं होता कि मैंने 50 किया ओके आई एम डन, खुश हो गया। इस वर्ल्ड कप में बैक टू बैक 200 करना कोई मजाक नहीं है, इसको पता है, आइडिया है कि रन्स किस तरह करने हैं, आपकी भूख है, इसको मौका मिले, उसने अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से ग्रैब की है। तो आई थिंक आपका अगेन जब तक आपका पीछे से बैक स्ट्रांग ना हो, आपके फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस ना हो, आप कभी भी ऊपर लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़ ये में परफॉर्म करके आपने जिस और ये भी मैनेजमेंट को आपको, हाँ टोटल ये मिला के मैनेजमेंट को तारीफ करनी पड़ेगी कि फरहान को लाए तो है ना, ये तो मैनेजमेंट का फैसला ठीक है ना, मैनेजमेंट ही लाई ना फरहान को।
सर वो धक्का दे के आया दरवाजा, मतलब वो काफी परफॉर्म कर रहे वो थे, इतनी परफॉर्मेंस दे दी है वो कि डोमेस्टिक आप- में परफॉर्म कर और रहे थे, सबसे- बहुत देर हाँ, से परफॉर्म कर बहुत रहे देर से, अब थे। मजबूरी बन PSL में गया। इनफैक्ट आप वो सेलेक्ट नहीं हुए थे। इमेजिन करेंगे 300 करके वो PSL में किसी ने नहीं उठाया था उसको, फिर बाद में सप्लीमेंट्री में पिक हुआ है वो, और उसके बाद आप देखें कि उसने हुज शूज इज ही कमिंग इन, बाबर एंड रिजवान, उस स्लॉट से हटा के आपने उसको वो जगह दी है, तो वो एक और प्रेशर होता है आप पे एज एन इंडिविजुअल। So did he create an impact or not? जी Did he create an impact or he not? did. Yes, Certainly. आपको इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल है कि और बोर्ड इस में format इम्पैक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। जब आपको इम्पैक्ट चाहिए होगा, अगर आपको तरक्की से प्यार है ना, पर आपको इम्पैक्टफुल लोग लाएंगे। मुझे ये और- बताएं कि शाहीन क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा है? सिर्फ ये जो हम ओवरऑल देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ तरक्की की बात हो रही है ना, तो जो क्रूशल मोमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रूशल मोमेंट्स, द बिग गेम्स लाइक इंडिया, बिकॉज यू नो व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ हिज करियर, तब का शाहीन और अब, इज इट इंजरीज, इज इट what is it, fitness? I mean, you being a fast bowler, when you look at his career, there has been a dip, especially death overs में जो एक बहुत glaring problem सामने आ रहा है, उसका क्या? वैसे पूछ रही हूँ, as a fast bowler, how do you? जवाब यही देगा, वो क्लिफी जो है ना, जो इनका फिजियो है, उसको निकाल देना चाहिए। बहरहाल आप अपना जवाब दें। नहीं, लेकिन ये आपको बताना भी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल नकारा बंदा है। ये जो इंजरीज आ रही हैं, ये प्लेयर्स फिट नहीं हो रहे हैं, ये जो इश्यूज चल रहे हैं इंजरीज, मेडिकल इश्यूज जो हैं। मेडिकल इशू, या आपका ये डिपार्टमेंट भी हमने कभी टच किया ही नहीं है। आपका मैसूर जो है वो क्वालिफाइड है, जो अंदर बैठा हुआ है, आप उसको देखें कौन है वो, कहाँ से उसकी क्वालिफिकेशन है? खाली तेल पानी लगा के तो इंजन लगा करी जा रहे हैं, ना उसको सॉफ्ट टिश्यूज़ का पता है, ना उसको ये पता है कि भाई किसी को किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट देनी है। आपका मैसूर जो है वो क्वालिफाइड नहीं है। आपका ये जो फिजियो है वो भी पिछले 8-10 सालों से है, कितनी इंजरीज हुई हैं? आप कैसे प्लेयर्स को क्यों नहीं लुक आफ्टर कर रहे हैं? और आप कहना HPC में भी मेरा ख्याल है कोई इस तरह का नहीं, अभी हुआ है, अभी रखा है, ये अभी मेडिकल रिफॉर्म किया गया उठे भी कोई नहीं, लेकिन वो 2 साल लेट हो गए। 2 साल पहले हमने कोशिश की थी, जब आया था कि यार मेडिकल रिफॉर्म की जरूरत है, मेडिकल हेड लेके आए, वो आज 2 साल के बाद आया। इंग्लैंड का जो ये वाला डिपार्टमेंट है, आप पूछें जाके, हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो शुएब अख्तर कहता है कॉम्पिटेंट लोग, ये तो सिफारशी लोग ले रहे हैं। ये 2 बंदे जो हैं ये भी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आप और मैं बैठे हुए थे, हमारे डायरेक्टर साहब ने, हमने मेरे ख्याल में पूरे एक इनिंग बैठ के सोचा कौन आ सकता है, लेकिन नाम नहीं ढूंढ पाए हम लोग। ये अलमी है। अपना अब जवाब दो आप। चले सवाल अच्छा जी, ब्रेक के बाद शाहीन के ऊपर सवाल था। दो या तीन चीजें हैं शाहीन की। एक, दैट ही लुक्स फटीग, ही इज फटीग्ड। दूसरा, इज कमिंग आउट ऑफ द इंजरी और उतना ताकत में नहीं है। टू सेकंड, द थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, he still didn't learn the art of bowling in a death over. ये आर्ट होता है, आपको रीड करना पड़ता है बैट्समैन को। सो अनफॉर्चुनेटली अब जैसे ओवर वो तेज काम नहीं करता। मैं अगर मिड ऑन पे खड़ा हूं, मैं यार नहीं यार रन विकेट ना कर, इधर आ जा, क्योंकि तो उससे बॉल नहीं पड़ रहा है यहाँ तक। वो थोड़ा सा जो आर्ट है वो गॉड गिफ्टेड भी होता है और दूसरा एक्वायर भी किया जाता है। प्लस ही नीड्स टू टेक अ रेस्ट in betweens now, the series now. All of a sudden that in 10 days time he's going to go to Bangladesh now. Now when he's come back, he's going to play all the PSL. लॉर्ड लंदर का भी पूरा मैनेजमेंट इस सर पे बैठ जाएगा। दूसरी जी नहीं, मैं आप बात कंप्लीट करें। नहीं, मैंने कहा कितना बड़ा डिलेमा है कि आपने एक चीज़ पॉइंट आउट की और की, पाकिस्तान हैज़ द सर्विसेज ऑफ शुएब अख्तर, वसीम अकरम, बट वी स्टिल, यार हमारी सर्विसेज चाहिए नहीं ना यार, अनफॉर्चुनेटली, और स्पेशली मेरे जैसे बंदे की सर्विसेज तो बिल्कुल नहीं चाहिए। डायलेमा ये है भाईजान, क्योंकि बंदा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का नहीं चाहिए। डायलेमा ये है, मसला ये नहीं कि हमें पता नहीं है बॉलिंग का। अगर एक बॉल पे बैठ के टीवी पे मैं सकलैन को बता सकता हूँ ये होने वाला, ये होने वाला, पूरा मैच नहीं देखा तुम्हें, देखा अगर ये बता सकता हूँ, या तो मैं ये नहीं बता सकता शाहीन कैसे फिट होगा। एग्जैक्टली माय पॉइंट। उसको रीबिल्ड करूंगा, उससे पहले रीबिल्ड करूंगा, उसके स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करूंगा। So are you saying that you think that he wasn't fully fit before coming into this World Cup? No, he's laboring यार। तो फिर ये सवाल के कौन जवाब देगा कि why isn't? ओ भाईजान,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मेडिकल पैनल का ये जो कह रहे हैं ना, ये वो जो जो मैं बात मेडिकल कर रहा पैनल का जो कह रहे हैं ना, सिलेक्शन कमेटी सॉरी करें। सिलेक्शन कमेटी उतनी देर तक किसी को सिलेक्ट नहीं कर करती सकती जब तक medical। आपका SNC अप्रूव नहीं देता। मेडिकल अप्रूवल नो। यहाँ से अगर अप्रूवल नहीं है तो नहीं कोई जा सकता, और यहाँ पे अगर काम गलत है तो आपकी सिलेक्शन भी गई, आपने अनफिट बंदे को भेज दिया आगे। बट व्हाट आई एम सेइंग कि ये वाला डिपार्टमेंट हमने कभी टच ही नहीं किया, देखा ही नहीं है। ये एक ही बंदा है पिछले 10 साल से, और आपके पूरे NHPC में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में या NCA में जाके देख लें कौन है उधर बैठा हुआ। आपका हर प्लेयर कहीं बाहर जाके ट्रीटमेंट लेता है। आपकी यहाँ पे इंजरी अगर हो जाती है, आपकी सर्जरी इधर करने वाला कोई नहीं, स्पोर्ट्स मेडिसिन का किसी को पता ही नहीं है। कोई बंदा आता है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। एक बंदा आया था, 1.5 साल उसने काम किया और ये फिर भी वापस लेके चला आए गया। हैं, आई एम श्योर ही विल डू वेल। एक आया था बंदा, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आया था। फनी वाकया याद आया तुझे? नहीं आप नहीं लोगों ने नहीं, अच्छा नहीं, मैंने नहीं, एक्सरे करा के दिया ना बॉलिंग पे डॉक्टर आता को। हूँ मैं ब्रेक के बाद। एक्सरे करा कर दिया डॉक्टर को, तो वो कह रहा है यार इसमें तो गुड्डा सही नहीं नजर आ रहा, वो टेढ़ा नजर आ रहा। मैं क्या उल्टा एक्सरे पड़े सीधा कर पॉज का टाइम हो तो गया। कुछ नहीं कर सकते। Pause का time हो गया। सिकंदर राणा नवीद जो है जी। उसको याद है अंडर 19 में ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ गेंद ਵੱਜਿਆ। हाँ जी, फिजियो आया, काला संदूक पकड़ के 2 गोलियां नाल पानी पे आके कर्नल निशाद साहब ने कहा हॉस्पिटल ले जाओ, CMH के CMH ले गए। उधर जाके दिखा, डॉक्टर ने कहा फर्स्ट एड जी की दिता उन्हें तेनों, उन्हें पत्ता कट के दिखाया, कहते जी ए मनु फिजियो ने 2 गोलियां खुआइया ने, कहता होया ते ढिड खराब दी दवाई है, कहता तभी मेरा पेट खराब सी हुन ठीक हो गया। वो ठीक हो वो घुटने पे गेंद लगाओ, वो चीखे मार रहा है, अंदाजा लगाओ। कर रहा हूँ मैं, ट्रू स्टोरी। इसका तो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपके पास भी Break ले आऊंगा। पाकिस्तान की ओवरऑल बॉलिंग वर्ल्ड शुरुआत अच्छी थी। फरहान हैज़ बीन अ ब्राइट स्पॉट फॉर यू इन दिस टूर्नामेंट। फ़खर ज़मान को थैंकफुली ओपन कराया गया। शाहीन पे भी डिस्कशन हुई थी, बट ओवरऑल बैटिंग, उमर बैटिंग पे तो हम आएंगे। अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के ऊपर बात करें थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, जिस तरह से आप देखते हैं, व्हाट डिड यू मेक ऑफ इट? कहाँ पे लैकिंग है? क्या चीज़ चाहिए? क्या चीज़ माइनस करनी होगी? क्या अच्छा था, क्या बुरा था? सिंपल सवाल। देखिए, सबसे पहले तो आपके वो स्किल्स, वो जो हम कह रहे हैं ना कि बैटिंग में आपकी मिडल ऑर्डर में वो स्किल नहीं थे कि जो आपको वहाँ से पावर हिटिंग मिले। बॉलिंग में अगेन आप स्ट्रगल कहाँ पे कर रहे थे? डेथ के ओवर में कर रहे थे, या इवन नए बॉल से भी हम फिर भी हमें विक्ट्री मिल रही थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो हमें एक मिडल में जो एक फ़ेज़ है, वहाँ पे हमने एक अच्छे बॉलर को हमने मिस किया। शाहीन की वो फॉर्म उस तरह की नहीं थी, आउट ऑफ फॉर्म था। जिसका जो एक लड़का बाहर बेंच पे आपका बैठा हुआ था, एक विद परफॉर्मेंस आपने बाहर कर दिया। फिर नसीम साहब नहीं, वो उसकी फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, सलमान मिर्ज़ा की। एक मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसको बिठा देते हो, आउट ऑफ फॉर्म को आप खिला रहे हो। फिर नसीम शाह जो आपके प्लान में नहीं था, फ़खर आपके प्लान में नहीं था, सडनली आप इमरजेंसी में उसको लेके आते हो। फ़खर को आपने खिला दिया लास्ट मैच में, आपने सेलेक्ट किया जो बारिश हो रही थी वहाँ पे। फिर इस मैच में आपने खिला दिया, उसने प्रूव किया। नसीम शाह को आपने बाहर बिठाया हुआ था, आपके प्लान में नहीं था। जब सडनली आपको ज़रूरत पड़ गई कि हमने 147 में आउट करना है इनको, ये मैच जीतना है, तो आपने उसको खिला दिया, उसने प्रूव कर दिया। आई थिंक हमारे स्किल में फास्ट बॉलिंग में काफ़ी अरसे से, ये साल 1.5-2 साल से हम जो एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो एक तो हमारी डेथ के जो ओवर है, वो स्किल्स हमारे वो प्लेयर्स की वो नहीं रही। उसके लिए क्या करना होगा? शेफ भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी बात की है, अगर आपने किसी फास्ट बॉलर पे या फास्ट बॉलिंग पे रिसर्च करनी हो ना, तो लोग पूछते हैं जो ग्रेड्स होते हैं ना फास्ट बॉलर या बैटर होते हैं जो, तो ये यहाँ पे हमारे ये ग्रेड बैठा हुआ है, आप इन पे रिसर्च कर ले कि इन्होंने फास्ट बॉलिंग किस तरह की है, इन्होंने अपने जो बॉलिंग मसल है वो कितना स्ट्रॉन्ग की है। अभी थोड़ी देर पहले शोएब भाई ने बड़ी अच्छी बात की है उसके शाहीन के बारे में कि शाहीन को क्या करना चाहिए। आई थिंक सबसे पहले तो एज अ प्लेयर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरे में ये गलती है, मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, फिटनेस की ज़रूरत है, मेरे स्किल्स की ज़रूरत है वापस लेके आने। तो बेटर है कि आप जिस तरह आपने शाहीन ने कल के मैच में कहा कि मैंने जाके 2 मैच में मुझे ऑफ मिला, मैंने रेस्ट किया, मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कौन से लेंथ पे बॉल करनी है। सेम गोज़ अगेन कि आप जाके ब्रेक ले लो, रियलाइज़ करो, अपने आप को ऑफ करो इंटरनेशनल लेवल से, जाके आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाओ, अपने स्किल्स पे काम करो, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो, अपने उसके फिटनेस पे काम करो, जाके खेलो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लो। सबसे बड़ी मिसाल हसन अली जब ड्रॉप हुआ था फिटनेस की वजह से, जाके उसने जब वापस कम बैक की है, 10 फर्स्ट क्लास मैच खेल के तगड़ा होके बॉलिंग मेमोरी उसकी पूरी हो गई, आके पहली मैच में मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 10 आउट किया। तो आपको सम टाइम जब विकेट्स भी ली थी डोमेस्टिक में उन्होंने, जब आपको रियलाइज हो जाए कि मेरी प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करें। डोमेस्टिक में गए ना, आप जाओ डोमेस्टिक में गए, हमारा कोई प्लेयर डोमेस्टिक खेलता है, कोई जाता है डोमेस्टिक खेलने? यस,
वापस बेसिक से स्टार्ट कर लो ना। तो ये चीज़ें हम इसको ईगो करते हैं, आपको जो है ना जिद छोड़नी होगी। सम टाइम अगर आपने इम्प्रूव करना है, शाहीन जब आया था बेस्ट बॉलर था, टॉप के बॉलर में शुमार होता था, लेकिन अब उसके जो है अगर आपने टॉप लेवल में फिनिश करना है तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा, आपको कुछ चीज़ें। वसीम भाई वकार भाई ने मुझे बताया कि ये जोन होता है, इसमें से अगर लिस्ट तो ऐसे लॉक रखेगा तो ये एक्शन करेगा और पैर थोड़ा टिल्ट करेगा, आउट स्विंग ऐसे होगा, थोड़ा पैर खोलेगा ऐसे होगा, इस पर ट्राई कर, वर्क कर, ठीक हो गया, वर्क करना शुरू कर दिया। अगला बॉल मेरा तेज़ नहीं होता था, आगे बॉल नहीं पहुँचता था, ठीक है, वर्क कर इस पर। फिर डेड बॉलिंग जो वसीम भाई करते मुझे नहीं आती थी, वकार भाई को ज़्यादा अच्छी आती थी, वसीम भाई को ज़्यादा अच्छी आती थी। उन्होंने बंदे रखे आगे कि अब इसको मारो। पहले मुझे सिखाया यॉर्कर करना, यॉर्कर कैसे करते हैं, यॉर्कर करना सिखाया, फिर लेंथ यॉर्कर करना सिखाया, लेंथ बॉल करना सिखाया, फिर बाहर निकालना सिखाया। अब फिर बंदे लाए आगे कि इसको मारो आखिरी ओवर में, इसको चलाओ, बीच में से चलाओ इसको। अब मसल, मेरा जो ब्रेन मसल है वो भी तो रेपिटेटिव में जा रहा है ना, अब सीख रहा है ना वो कि अच्छा अब मुझे मार पड़ रही है तो मुझे क्या सोचना है, अब अगर ये मुझे ऐसे खेलेगा मुझे क्या करना है। अब जो तू प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, जो गुल्ली कह रहा है, अब गुल्ली का जो पॉइंट है, अब तू इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेगा या तू खब्बे सज्जे बैट्समैन से मार ही नहीं खाएगा तो डायरेक्टर कैसे सीखेगा। तो फॉर दैट यू हैव टू A+ फिटनेस आपके पिक पे होनी चाहिए, फिर आपको पुराने बॉल पे जोर लगाना पड़ेगा। तीसरा जो मुझे लगता है, आई मीन फेवर ऑफ शाहीन अफरीदी, मैं तो उसको इसलिए फेवर करता हूँ या मैं कहता हूँ कि फास्ट बॉलर, उसको बहुत ज़्यादा क्रिकेट खिला दी है, उसका इलाज भी ठीक नहीं किया, उसको रोज रगड़ा भी लगाई जाते हैं, और प्लस शाहीन इज नॉट लिसनिंग व्हाट इज गुल्ली इज सेइंग राइट नाउ। अच्छा It's वो not listening. सॉरी एक बात मैं कर लूँ, शेख भाई ने अभी बात की है ना कि राउंड द स्टंप से अगर आपको सही नहीं हो रहा ना तो आप ओवर द स्टंप से आए। ऑनेस्टली बिलीव में शेख भाई, ये बात जो है ना, ये कोई 8-10 साल पहले की बात है जब ये शाहीन कुछ भी नहीं खेला हुआ था, अंडर 19 वाला खेल के आया था, और मैं एक क्लब टूर्नामेंट में इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑफ करके मैं आया हूँ, क्लब क्रिकेट एक टूर्नामेंट खेलने गया, और वो भी कहाँ पे, जमरोद में। जमरोद में मेरे साथ ये शाहीन भी खेल रहा था, इसका बड़ा भाई रियाज भी खेल रहा था। ये जब लास्ट के ओवर आ गए ना, क्योंकि वो क्लब के क्रिकेट वो तो आपको वो नहीं देखते कि ये कौन है, और जितना बड़ा प्लेयर है तो वो इसको मारो, तो ये जो ना स्ट्रेट अवे ये आया राउंड द स्टंप। सो ये अंडर 19 खेल के आया था और बड़ा रेपुटेशन था इस। तो मैंने ऑनेस्टली बिलीव में उस टाइम पे मैंने 8-10 साल पहले मैंने कहा जब तक आप ओवर द स्टंप से यॉर्कर नहीं सीखोगे ना, राउंड द स्टंप से आपको कोई फ़ायदा नहीं। यस फॉर द बिंग टाइम आप आ सकते हो जब आपका अच्छा स्विंग हो रहा हो, अगर स्विंग नहीं हो रहा आपका बॉल तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और स्टिल अभी तक उसको राइटी को अंदर लेके नहीं आ सकता ओवर द स्टंप से। अच्छा, अब ये जो सारी बातें हैं शाहीन के ऊपर ही बात चल रही है। हमारे ज़माने में हम लोग मैक्सिमम 20-25 या 30 ODI खेलते थे, 5 या 6 टेस्ट मैच खेलते थे, कोई PSL नहीं थी, एम्पल टाइम होता था रेस्ट का, रिकवरी का, रीबिल्ड का, आप अपने आप को अब बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, ट्रैवलिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, और ये जो क्रिकेट है वो हाई इंटेंसिटी की है। आपका डे इन डे आउट कॉन्फिडेंस जो है वो डैमेज होता है, आप फिजिकली डैमेज होते हैं, मेंटली आप डैमेज होते हैं, क्योंकि रोलर कोस्टर की तरह सारी चीज़ें चलनी। अगेन जो आपकी जो सिस्टम है, जो आपके लोग हैं, वो FTP, जो मैं हमेशा कहता हूँ FTP सामने रखते हुए पॉलिसीज़ बनाएं, रेस्ट पॉलिसीज़ हो। हमारे यहाँ रेस्ट पॉलिसी कोई एम्ब्रेस ही नहीं करता, समझता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। रेस्ट पॉलिसी के बाद जब आप आगे जाते हैं तो खिलाड़ी के दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं, क्या है, एश्योरेंस, मनु रेस्ट देता है, ड्रॉप है या रेस्ट है, और फिर क्या मैं वापस आ सकता हूँ, ठीक। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल चीज़ें भी देखता है, क्योंकि वो देखनी ही पड़ जाती हैं, और स्पोर्ट्समैन का बहुत शॉर्ट करियर होता है, किसी वक्त भी ये ख़त्म हो सकता है। एक इंजरी की मारे मैं आपके सामने बैठा हूँ, 28-29 मैक्स 30 में मेरा करियर ख़त्म हो गया इंजरीज़ की वजह से, और कई ऐसे हैं जो कि 2-2, 5-5 मैच खेले, इंजरी हुई, कभी भी नहीं खेल पाए आगे से। आबिद अली आपका क्रिकेटर है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उसका कैरियर ख़त्म हो गया। तो खिलाड़ी के दिमाग में ये भी होता है, तो आपको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो शाहीन को आई थिंक FTP अब आगे बांग्लादेश जा रहे हैं, क्या ये जाएगा, कौन सी टीम जानी चाहिए, तो FTP के ऊपर जो लोग बैठे हैं, डायरेक्टर इंटरनेशनल, वो देखें और फिर पॉलिसीज़ बनाए, रेस्ट पॉलिसीज़ हैं उसको एश्योरेंस दी जाए, फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको डिस्कस किया जाए, फिर जाके जनाब आपको प्लेयर डेवलप कर देंगे, तैयार करेंगे, और मेगा इवेंट में आप वेल प्रिपेयर्ड जाएंगे। ठीक है,
बताते चले अपने व्यूअर्स को FTP मतलब फ्यूचर टूर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जो हर एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को या दूसरे नेशंस को मिलती है ICC की तरफ से, कि आपकी बॉलिंग से थोड़ा सा याददाश्त ताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमने अब शाहीन पे या फास्ट बॉलिंग में की। पाकिस्तान ने अपनी जो कैंपेन स्टार्ट की एक फास्ट बॉलर के साथ, और बाकी ऑफ कोर्स ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑल स्पिन, और फिर वो सिलसिला चलता रहा इंडिया के मैच तक। उसके बाद पाकिस्तान ने अबरार को भी बाहर कर दिया, और फिर उसके बाद एक मैच में USA के अगेंस्ट 2 पेसर लाए। हाउ डू यू रीड पाकिस्तान बॉलिंग सिलेक्शन, स्पेशली द लव फॉर ऑलराउंडर्स? देखें आप, हम सब 4 लोग बैठे हैं और पाकिस्तान में जिस मर्जी क्रिकेट क्रिटिक्स को पूछ लें, ये वाली बॉलिंग इन कंडीशन के लिए बेहतरीन हो सकती थी अगर राइट यूटिलाइज किया जाता। स्पिन हैवी मतलब नहीं, आपने जो आपके पास रिसोर्सेज थे ना, आपने नसीम शाह को नहीं खिलाया, आपकी मर्जी थी, वो तो अवेलेबल था। आपने अबरार को बाहर बिठाया, आपकी मर्जी थी, वो तो अवेलेबल था। आपने उस्मान तारिक को अटैकिंग नहीं इस्तेमाल किया, डिफेंसिव यूज़ किया, ये तो आपकी मर्जी थी। तो कहना मैं चाह रहा हूँ, ये रिसोर्सेज अच्छे थे, हमने वेल यूटिलाइज नहीं किया, हम टेक्टिकली रॉन्ग हो गए। इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारा जो इम्पैक्ट मजीद बेहतर हो सकता था एज ए बॉलिंग यूनिट, हमने लोगों को यूटिलाइज ही नहीं किया। तो मैं इसको क्या समअप करूं? जिन्होंने इसका फैसले लिए वो समअप करेंगे आगे। तो आपने जो रीडिंग की, नवाज और शादाब जो खेले वो एज बैटर खेले, मुझे लगता है कि मैं तो पहले मैच से कह रहा हूं आपको कि शादाब और नवाज और बॉलिंग ऑलराउंडर, ये आप सुन लें, दोबारा कह देता हूं, ठीक है। शादाब, नवाज, फहीम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं इस टीम में, लेकिन आपने उनको 4 ओवर्स बॉलिंग नहीं सही करनी पड़ेगी। इफ दे डोंट इंप्रूव देयर बॉलिंग, आई एम सॉरी, मैं अगर कहीं पे भी टीम बनाऊंगा, मेरी टीम में वो तब खेलेंगे ये तीनों बंदे अगर वो बॉलिंग में इंपैक्ट लेके आए। और अगर बैट्समैन खेलना है तो पहले 5 नंबर की बैटिंग पे आ जाओ, देन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल ऐड वैल्यू एज ए बैट्समैन, नॉट कि मैं खेलूंगा एज ए बॉलर, करूंगा बैटिंग, साइम खेलेगा एज ए बैट्समैन, करेगा बॉलिंग। तो मुझे रोल के लिए जो उसका प्राइमरी रोल है, मुझे वो चाहिए। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा बात करना मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, एक ब्रेक लेते हैं और फिर आ जाते हैं। तो ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शकील साहब की बात भी सुनेंगे, और फिर ऑलराउंडर, एक कंप्लीट ऑलराउंडर होता है, जो मेरा ख्याल है मैं पहले भी मेंशन किया था। पाकिस्तान की टीम में ये जो जितने भी सिलेक्शन कमेटी में इन्होंने सिलेक्ट किए गए जो रिसोर्सेज थे, इन दोनों से जो इनके रोल थे, अभी आप इस स्टैट्स को देखें, आपके 2 पहले कौन से विकेट टेकिंग ऑप्शन थे? अबरार स्पिन में, हाँ जी, पहले उस्मान तारिक नहीं खेला, हमने कहा किसको खिलाना चाहिए? उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक आया, उसको खिलाया, वो प्योर बॉलर, ठीक। फिर आप अबरार को ले आए, प्योर बॉलर, पहले 2 मैच खेला। हाँ, आपकी बैटिंग जो बैलेंस है वो ख़राब किस वजह से हो रहा था? कि आपके पास रिसोर्सेज में यही 2 ऑलराउंडर हैं जिनके बैटिंग पे भी इनको बिलीफ है और बॉलिंग पे भी। नवाज और शादाब ने आपको बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दी हुई है और बॉलिंग में भी दी हुई है। अभी पैची चल रही है सारी चीज़ें। तो अब जैसे हफीज़ की जो बात है कि जी मुझे इसका पॉइंट जो है वो एक जगह पे ठीक है, बट इस पोजीशन में जो आपके रिसोर्सेज हैं, ये जो माइक हैसन है, इन दोनों से दोनों चीज़ों का डिमांड कर रहा था कि इस नंबर पे आपने ये बैटिंग करनी है और इसी और बॉलिंग करनी है। और बॉलिंग के लिए ये डेथ में नहीं थे, और ये पावर प्ले में नवाज कभी कभी आता था, बीच वाले थे। और विकेट टेकिंग ऑप्शंस कौन थे? उस्मान तारिक और अबरार। अच्छा, अब आप आज के मैच को अगर देखते हैं तो उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस क्या रही? मुझे उस पर कोई शक नहीं, इज़ अ वेरी गुड बॉलर, विकेट टेकिंग ऑप्शंस है, मगर उसके स्टैट्स क्या है? वो इस वजह से कि पिच ही इतनी फ्लैट थी जिसकी वजह से सारे सबके फ्लैट उधर चले गए। बहरहाल ये बात क्योंकि नौजवान देखते भी हैं और हमारा प्रोग्राम पूरा पाकिस्तान देखता है, 2 किस्म के ऑलराउंडर होते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर और एक प्योर ऑलराउंडर। हमने जो सिलेक्ट किए होते हैं, इनसे दोनों से डिमांड थी, इनके रोल्स जहाँ तक मुझे समझ आती है कि इनसे बैटिंग की भी डिमांड रखी गई थी और बॉलिंग की भी। लेकिन बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस नजर मेरा तो ख्याल नहीं आई। है, मेरा ख्याल है कि ये दोनों जो नजर आई है। आप ये कह रहे हैं कि क्या बॉलिंग में परफॉर्मेंस है, कितने आउट किए if I'm getting it right, आप ये कह रहे हैं कि कितने आउट, अक्षर पटेल के कितने आउट है? जी हम ये तो वेला लगे कि कितने आउट है? मैं आपकी बात समझ गया। गया। I'm saying कि ये इनसे जो मुझे लगता है कि माइक हैसन की डिमांड ये थी कि दोनों चीजें करेंगे और इनकी यूटिलाइजेशन, इनकी भी चाह रहा है, बॉलिंग भी चाह रहा है, और ये उसको इन पे बिलीव भी है। और जब मैं था हेड कोच तो मुझे भी जो सिलेक्शन कमेटी ने जो इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा इक्वली गुड है, ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग कर, बट आपकी यूटिलाइजेशन सही होनी चाहिए। अगर इन दोनों की यूटिलाइजेशन सही होती तो कदरे चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। जैसे 2 के बाद तीसरा ओवर दे दिया गया, अब आज नसीम को तीसरा ओवर दिया गया जो कि गलत था, इसी तरह शादाब को उस दिन तीसरा ओवर दिया गया, वो भी गलत था, टेक्निकल एरर्स थे। तो बहरहाल इसकी बात में भी जान है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि इनसे दोनों की डिमांड की गई थी
जो कि रिजल्ट टाइम बहुत कम है। मैं आपसे ज़रूर पूछता कि नवाज और शादाब अपनी बॉलिंग बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग तो है, गन फील्डर भी हैं दोनों। मैं तो How can that बॉलिंग get का ही better? पूछ रही थी, बैटिंग चले एक साइड पे कर देते हैं। मेन चीज ये है कि मैंने साल डेढ़ साल पहले जो पिछली मैनेजमेंट थी उनको मैंने कहा कि आप 4 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं और बॉलिंग कोच रखा है फास्ट बॉलर, और उधर 2 फास्ट बॉलर हैं आपके पास, इधर आपने क्यों नहीं स्पेशलाइज कोच को रखा हुआ जो कि उनको सुन सके, उनके साथ काम कर सके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्पिन कोच ही नहीं था। आप जब श्रीलंका जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया ने डैनियल वेटोरी को रखा हुआ है, वो असिस्टेंट कोच भी, स्पिन डिपार्टमेंट भी देखता है, फास्ट बॉलिंग कोच भी रखा 7 हुआ है। स्पिनर है 11 में। जब मैं 2019 में वर्ल्ड कप हुआ इंग्लैंड में, तो मैं स्पिन कंसल्टेंट कोच था इंग्लैंड की टीम के साथ, और स्पिनर्स कौन थे? आदिल रशीद और मोइन अली। उन 2 के लिए मुझे रखा हुआ था। मैंने बाकायदा ईमेल की ग्रांट ब्रैडमन को, जब ग्रांट ब्रैडमन था, मैंने उसको कहा भाई 4 स्पिनर रखते हुए यहाँ स्पिन कंसल्टेंट मुशी भाई को ले जाओ, किसी और को ले जाओ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जो बंदा चाहिए वो हम लेते नहीं उधर। पॉइंट, ठीक है। ऑलराइट, कल के दोनों मैचेस का जिक्र किया अभी ज़ैनब ने, जल्दी से बात कर लेते हैं। इंडिया वाले मैच की ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जीतेगा वो जाएगा क्वार्टर फाइनल में। दोनों का बैलेंस कैसा देख रहे हैं? करंट फॉर्म जो वेस्ट इंडीज़ का है, और इंडिया इज़ कमिंग ऑन द बैक ऑफ अ बिग विन अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ये इंडिया कम बैक उनका बड़ा स्ट्रांग था, जो उनको चाहिए था उन्होंने पिछले मैच में करके दिखाया, उन्होंने रिप्लाई किया। अभी भी मुझे लगता है कि अगर मैं ओवरऑल टीम की बात करूं तो ज़्यादा बेहतर टीम मुझे इंडिया लगती है कल के मैच के लिए। कंडीशन उनकी अपनी होगी, होम ग्राउंड होगा, और उनकी टीम की बैटिंग का जो मामला था वो भी सॉर्टेड हुआ जब उन्होंने तिलक वर्मा जो आउट ऑफ फॉर्म उसको नीचे ले आए और संजू सैमसन को ऊपर ले आए। तो मुझे लगता है उनके पास वो सारी जो उनके इशूज थे वो रिजॉल्व हुए हैं, बेहतर फैसले किए हैं, मुझे इंडिया बेहतर लगता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें वेस्ट इंडीज को कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, स्पेशली इन T20। वनडे मैच होता तो मैं रिटर्न दे सकता था कि इंडिया वाज अ सुपीरियर टीम। T20 में यू कैन नॉट राइट ऑफ वेस्ट इंडीज इन एनी गेम, और स्पेशली नॉकआउट स्टेज जहां पे उनको भी पता है कि हम जीतेंगे, ऊपर जाएंगे, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। ब्रॉडकास्टर का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर इंडिया भी बाहर हो गई कल तो वो तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक इंडिया शुड क्वालिफाई फॉर द सनराइज, लेकिन एक टीम सेट कर सकती है इंडिया को, वो यही टीम है वेस्ट इंडीज़। और वेस्ट इंडीज़ अगर अपनी क्रिकेट थोड़ी मैनेज अच्छी कर गई तो आई थिंक दे कैन गिव अ टफ टाइम, बट आई स्टिल थिंक इंडिया कैन गो फार फ्रॉम दिस। जी उमर, आप भी अपना बता दें, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच में कैसा देख रहे हैं ये दोनों का ये बैलेंस? आई थिंक इंडिया की टीम बेहतर लग रही है, जिस तरह हाफिज़ ने भी कहा उनके बेहतर है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के अगर बैटिंग सेकंड कर दे तो ये है कि जो इंडिया की जो लास्ट 1-2 मैचेस में जो बॉलिंग एक्सपोज हो रही है, तो ये थोड़े से उनके लिए कंसर्न पॉइंट है। आई थिंक बॉलिंग में उनको तगड़ी बॉलिंग करनी, या तो उनको बॉलिंग लाइनअप तगड़ा करना होगा, जो उनके विकेट टेकिंग ऑप्शन है उसको लेके आना होगा। अब डिपेंड करता है कि पिच किस तरह मिलता है। अगर ईडन अब आई डोंट नो कि किस तरह, अगर स्पिन ट्रैक मिलता है तो फिर तो उनके पास रिसोर्सेज है, वो कुलदीप को खिला सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पिनर को खिला सकते हैं, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि उनके इंडिया बाकी कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा वो जो 4th और 5th बॉलर है वो कंसर्न है, थोड़ा वनरेबिलिटी है वहाँ। ठीक है, ऑलराइट। तो ये रहा सिलसिला आज का। एक बार फिर it's not a good news that Pakistan has been eliminated from the World Cup. Pakistan जीता।